हेलो स्टूडेंट, आई एम संजय सर, फिजिक्स फैकल्टी। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रिकल जो चार्ज था, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता था। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखा हमने, उसमें हमने इलेक्ट्रिकल फोर्स देखा। ओके, तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल फ्लक्स के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझते फ्लक्स क्या होता है। तो फ्लक्स का मीनिंग होता है फ्लो। तो ये समझने के लिए हम डे टू डे लाइफ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, और सब समझने से पहले हमें एक इम्पोर्टेंट टर्म डिफाइन करना पड़ेगा, उसके नेम है एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर होता क्या है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास से कोई सरफेस है, ओके। अभी एरिया है वो वेक्टर क्वांटिटी कैसे होगा, क्योंकि हमने वेक्टर प्रोडक्ट में देखा था कि मान लो कि मेरे पास ये कोई सरफेस है, तो एक्स डायरेक्शन दी है, मान लो कि एक्स डायरेक्शन, और हमें दिखाना है एक्स डायरेक्शन का लेंथ, तो हम आई के वजह से यूनिट वेक्टर से दिखा दें। ओके, सिमिलर वाई का दिखाना है, मान लो कि वाई से, तो वाई का हम जे कैरेट से दिखा दें। तो मतलब में इस सरफेस का एरिया निकाला होता है, एरिया क्या होगा, तो लेंथ इंटू ब्रेड। तो आई क्रॉस जे क्या मिलेगा हमें, लेंथ इंटू ब्रेड करेंगे तो आई क्रॉस जे हमें मिलेगा के कैप। ओके, मतलब में ये डायरेक्शन में मिलेगा, मतलब में परपेंडिकुलर कहीं पे मिलेगा एन कैरेट या तो ए वेक्टर। तो एरिया है उसको हम वेक्टर क्वांटिटी लेते हैं जब प्रोडक्ट की बात करते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट की बात करते हैं तो ओके, क्रॉस प्रोडक्ट में हम लेंगे तो यहाँ पे हम एरिया वेक्टर की बात करें तो एरिया वेक्टर फॉर एग्जांपल ये मेरे को सरफेस है, ये सरफेस का एरिया वेक्टर कहाँ होगा, तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस है तो नॉर्मल टू द सरफेस होगा। क्यों, तो हमें पता है कि हमने वेक्टर में देखा था आई क्रॉस जे क्या होता है के कैरेट। ओके, तो ये नॉर्मल ही है ऑलवेज। जब एरिया ये अपना सरफेस ऐसा है तब इसके परपेंडिकुलर रहेगा। जब एरिया हमारा ऐसे होगा, मतलब सरफेस ऐसा होगा तो एरिया वेक्टर बाहर की तरफ जब ऐसा रहेंगे तो नीचे की तरफ, मतलब में वो ऑलवेज सरफेस से नॉर्मली ही रहे। कौन, तो एरिया वेक्टर। ओके, एरिया वेक्टर समझ में आया। एरिया वेक्टर क्या होता है, तो वो डायरेक्शन शो कर रहा है कोई सरफेस की, और वो ऑलवेज नॉर्मल या परपेंडिकुलर ही रहेगा सरफेस से। भी हमें यहाँ फ्लक्स समझना है, तो फ्लक्स समझने के लिए हम वाटर का फ्लो लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कोई वाटर फ्लो हो रही है यहाँ पे, ओके। ये वाटर की फ्लो की जो डायरेक्शन है उसको हम वी के वेक्टर से डिनोट करें। अभी मेरे पास कोई एल्यूमिनियम की फ्रेम है जिसको मैं इस फ्लो के अंदर रख रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने फ्रेम को यहाँ पे रखा, तो कितना यहाँ से फ्लो पास होगा, कितना वाटर का फ्लो इस फ्रेम से पास होगा, जितना ज्यादा स्पीड होगा उतने फ्लो पास होगा, जितना एरिया होगा उससे पास होगा। ओके, जब फ्रेम को मैं ऐसे रख रहा हूँ तो कितना इसमें से फ्लो पास होगा, तो ये 0। ओके, तो मतलब मैं फ्लो किस पे डिपेंडेंट है, तो फ्लो डिपेंड कर रहा है एक तो एरिया ऑफ फ्रेम और वेलोसिटी ऑफ वाटर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ओके, दूसरा एग्जांपल है तो मान लो कि मैंने कोई हाउस लिया जो ज्यादा ऊपर है, ओके, हाइट पे, तो जो विंड आ रही है विंडो से, वो विंडो से विंड आ रही है, वो विंड किस पे डिपेंड करेगा, मैक्सिमम अंदर विंड आने के लिए क्या हमें इम्पोर्टेंट है, तो विंड का जो एरिया है वो मैक्सिमम होना चाहिए और विंड की वेलोसिटी भी मैक्सिमम होनी चाहिए। और दूसरी बात, जो विंड आ रही है वो परपेंडिकुलर टू विंड आनी चाहिए, परपेंडिकुलर टू विंड आनी चाहिए, तभी वहां पे विंड मैक्सिमम मिलेगा, विंड फ्लक्स हमें मैक्सिमम मिलेगा। ओके, तो ये था विंड और वाटर का केस। सिमिलर वैसे ही हम इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक क्वांटिटी के अंदर बात करें तो फ्लक्स हमने 11th में भी देखा था। ओके, फ्लूइड के अंदर थोड़ा सा वैसे ही सिमिलर फ्लक्स है वो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, और नेक्स्ट आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, तो फ्लक्स क्या होता है, तो the number of electric field line passing through any surface normal is called electrical flux. Similar हम बोल सकते हैं number of magnetic field line passing through any surface normally जो surface से पास होगी उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स को डिनोट किया जाता है फाई से, मैग्नेटिक फ्लक्स को एम से डिनोट करेंगे, इलेक्ट्रिकल इससे सफिक्स में हमने लिया। ओके, मान लो कि ये कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड, उसमें हमने एक सरफेस लिया, ये अपना कोई सरफेस है। ओके, इस सरफेस को हमने कुछ एंगल के ऊपर रखा, उसका एरिया वेक्टर क्या कहाँ पे होगा, एरिया वेक्टर ऑलवेज नॉर्मल टू द प्लेन होता है, सरफेस होता है, तो ये सरफेस का नॉर्मली ये होगा। ओके, ये कुछ थीटा एंगल से बना हुआ, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड और एरिया वेक्टर है, उसके बीच में एंगल कितना है, थीटा। ओके, और वो स्केलर प्रोडक्ट होता है, जो अपना फ्लक्स है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो क्या है देखते हैं, जो फ्लक्स फाई है वो क्या होता है, तो ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, मतलब में किस पे डिपेंड कर रहा है, जितना मैक्सिमम फील्ड जितनी ज्यादा होगी
उतना फ्लक्स ज्यादा होगा, जितना एरिया ज्यादा होगा उतना फ्लक्स ज्यादा होगा। नॉर्मल सा मीनिंग हमने देखा कि विंड जितनी विंडो जितना बड़ा होगा उतनी ही विंड ज्यादा आएगी, विंड का वेलोसिटी जितना ज्यादा होगा उतनी विंड अंदर ज्यादा आएगी। और दूसरा किस पे डिपेंड करेगा, विंड की डायरेक्शन पे भी डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा कोई विंडो है और विंड ऐसे जा रही है, विंड भी है विंडो भी है, लेकिन इसमें हमें विंड नहीं मिल रही है अंदर की तरफ। ओके, अंदर की तरफ कोई विंड पास नहीं हो रही, तो किस पे डिपेंड करता है, तो डायरेक्शन के ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो विंड की डायरेक्शन के कौन से होनी चाहिए, तो ये सरफेस के नॉर्मल या तो विंडो के नॉर्मल होनी चाहिए। तो मतलब वो डिपेंड करेगा एंगल के ऊपर भी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्लक्स फाई इक्वल्स टू ई ए कोस थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट निकल रहा है तो कोस थीटा आता है। ओके, मतलब में थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, तो फ्लक्स क्या स्केलर क्वांटिटी है और वो थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा। अभी इसका यूनिट निकालने की बात करते हैं, यूनिट क्या होगा, फ्लक्स का यूनिट ई का होता है न्यूटन पर कूलम और ए है एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर। ओके, सिमिलर डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना चाहे तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, न्यूटन का केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इनटू मीटर स्क्वायर कूलम का एम्पियर सेकंड। इसके ऊपर से डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं m1 फिर L3 T-3 और A-1, ये अपना डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ फ्लक्स का। ओके, स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन की नीड नहीं होती क्योंकि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है यहाँ पे। ओके, इसलिए वो क्या है स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है और यहाँ पे हम क्या लेते हैं, इसको स्केलर लेते हैं, एरिया को स्केलर लेते, तो हमें पता है कि कोई मान लो कि 5 आई कैरेट, तो 5 इंटू यहाँ पे 3 आई कैरेट प्लस 4 जे कैरेट, तो रिजल्ट आंसर क्या था, वेक्टर में यहाँ से 5 इंटू 3 क्या होगा 15 आई कैरेट प्लस ये क्या होगा 20 जे कैरेट। ओके, मतलब फाइनल आंसर भी हमारा वेक्टर नहीं है। तो जब मैं इसको स्केलर ले रहा हूँ तो मल्टीप्लीकेशन स्केलर और वेक्टर का वेक्टर ही मिलता है, लेकिन फ्लक्स हमारा स्केलर क्वांटिटी, इसलिए एरिया को हमें वेक्टर क्वांटिटी लेना पड़ेगा, एरिया वेक्टर लेना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे हम एरिया को एज अ वेक्टर दिखा रहे हैं। क्लियर है? अभी हम स्पेशल केस ले रहे हैं। तो स्पेशल केस में कौन सा, तो सरफेस इज परपेंडिकुलर टू इट, तो पहले तो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखा देते हैं यहाँ पे। तो फॉर एग्जांपल ये अपनी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यूनिफॉर्म का मतलब होता है सभी जो फील्ड लाइन हो पैरेलल होगी। ओके, उसमें हम क्या रख रहे हैं, तो एक फ्रेम रख रहे हैं, वो कैसा रखना है, तो परपेंडिकुलर, जो सरफेस है वो कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये हम परपेंडिकुलर रख रहे हैं। तो इसका एरिया वेक्टर नॉर्मल होगा ऐसे, तो ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, ये फील्ड की डायरेक्शन। तो देख सकते हो कि ई और एरिया वेक्टर दोनों पैरेलल है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन और फील्ड की डायरेक्शन, देखो फील्ड की डायरेक्शन भी यही है। ओके, तो दोनों पैरेलल, इसका मतलब थीटा क्या होगा 0 डिग्री। तो फ्लक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा ई ए कोस थीटा, फ्लक्स का फॉर्मूला कोस 0 है, कोस 0 कितना होता है 1, तो फ्लक्स फाई इक्वल्स टू कितना मिलेगा हमें, ये मिलेगा, मतलब मैक्सिमम मिलेगा। ओके, फ्लक्स मैक्सिमम कब मिलेगा, जब हमारा सरफेस इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर ऐसा होगा परपेंडिकुलर होगा, तो फ्लक्स मैक्सिमम मिलेगा, एरिया वेक्टर और फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन होंगे। ओके, सेकंड केस देखते हैं, जब सरफेस को हम पैरेलल रखते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड में तब क्या होगा, ये अपना इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड। ओके, इसके अंदर हम अपना जो सरफेस है इसे पैरेलल रखते हैं, एरिया वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में, तो उसके नॉर्मल होगा, एरिया वेक्टर ये नॉर्मल इलेक्ट्रिकल फील्ड ये, तो एंगल कितना 90 डिग्री। तो हम यहाँ पर लिखा सकते हैं E परपेंडिकुलर टू है, तो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो फ्लक्स फाई इक्वल्स टू ई ए कोस 90, कोस 90 कितना होता है, क्योंकि 0, तो फ्लक्स कितना आएगा 0। ओके, अभी हम एंटी पैरेलल की बात करें, कि मान लो कि अपने पास ये फील्ड है और हमारा जो सरफेस है उसको हम कैसे रख रहे हैं, एंटी पैरेलल रख रहे हैं, जैसे अपना एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिकल फील्ड इस डायरेक्शन में। ओके, तो फ्लक्स कितना मिलेगा, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड एंटी पैरेलल है किससे, तो एरिया वेक्टर से, इसलिए माइनस साइन दिखा है,
तो थीटा कितना होगा 180 या तो पाई का, यहाँ पे थीटा कितना था π/2 का भी लिख सकते हो, रेडियन में लिखना हो तो प्लस पाई इक्वल्स टू क्या आएगा EA cos 180, cos 180 कितना होता है तो कहीं -1, तो माइनस EA होगा, नेगेटिव फ्लक्स मिलेगा, ओके, cos 180 डिग्री इक्वल्स टू -1, आप सभी को बताइए। अभी कुछ एंगल के ऊपर रखेंगे हम, फील्ड के अंदर कोई एरिया को हम कैसे रखेंगे, एरिया को नहीं, हम कोई सरफेस को कुछ एंगल पर रखें तो कौन से केस आएंगे, कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा, कब जीरो होगा, वो सब केस हम एक सिंगल से डेरिवेशन में लिख लेते हैं। तो ये अपना कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड है, यूनिफॉर्म है, इसलिए सभी लाइन पैरेलल दिखानी, इक्वल मैग्नीट्यूड वाली और सेम डायरेक्शन होनी चाहिए, ओके। इसमें हम कोई एरिया वेक्टर को, सॉरी सरफेस को कुछ एंगल पे दिखा रहे हैं। मान लो कि ये हम अपना सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, तो इसका नॉर्मल होगा, ये अपना एरिया वेक्टर और ये फील्ड अपनी, ओके, ये एंगल थीटा बना रहा है। तो उस केस में हम लिखते हैं फ्लक्स पाई इक्वल्स टू EA cos थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ओके। अभी थीटा देखो, थीटा लेस देन जीरो, थीटा क्या हो, लेस देन जीरो नहीं, ग्रेटर देन, जब थीटा की वैल्यू जीरो के बराबर या जीरो से ज्यादा, मतलब में ग्रेटर इक्वल टू जीरो और ग्रेटर देन जीरो हो, तो एंड 90 से कैसा हो, कम हो, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, तो cos थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आता है, cos थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन जीरो, ओके, इस केस में हम दिखा सकते हैं। तो cos थीटा पॉजिटिव होगा, ये टर्म पॉजिटिव होगा, तो ये फ्लक्स क्या मिलेगा हमें, फ्लक्स ग्रेटर देन जीरो मिलेगा, मतलब प्लस पॉजिटिव मिलेगा, ये अपना फर्स्ट केस हुआ। फिर से समझते हैं, जब हमारा सरफेस ना तो पैरेलल ना तो एंटी पैरेलल ना तो वो परपेंडिकुलर हो, उस केस में कुछ एंगल के ऊपर रखा हो, उस केस में हम कंपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, और एंगल के ऊपर वो डिपेंड करेगा कि फ्लक्स पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। तो जब थीटा ग्रेटर देन जीरो और लेस देन 90 होगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो cos थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आता है, पॉजिटिव आता है, तो मतलब में cos पॉजिटिव आया तो ये प्रोडक्ट भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, मतलब फ्लक्स अपना पॉजिटिव आएगा जब थीटा ग्रेटर देन जीरो और लेस देन 90 होगा तब। अभी हम कैसे करते हैं कि अपना जो थीटा है ग्रेटर देन 90 या तो ग्रेटर देन 90 और लेस देन 180 हो, तो उस केस में हमारा जो cos थीटा है वो क्या आता है, नेगेटिव होता है, और फ्लक्स भी क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, ओके, क्लियर है। जब हमारा एंगल 90 से ज्यादा और 180 से कम होगा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो cos नेगेटिव है तो ये प्रोडक्ट भी क्या होगा, नेगेटिव, मतलब फ्लक्स क्या मिलेगा, नेगेटिव। तो ये कुछ स्पेशल केस थे, ये फ्लक्स के बारे में कुछ इंपोर्टेंट डेफिनेशन है, ओके। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, और MLT भी याद रखना है, आर्मेचर फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हम न्यूमेरिकल में ज्यादा यूज करेंगे, तो फॉर्मूला याद रखो। उसके बाद न्यू टॉपिक जाते हैं, गाउस लॉ, ओके, नॉर्टन